और उल्टा उन्हें सस्ते दामों में जग्गा को बेच दिया था। भले ही जग्गा सबसे ज्यादा पावरफुल अंडरग्राउंड फोर्स नहीं था, लेकिन वो बिना किसी शक के सबसे ज्यादा सेफ अंडरग्राउंड फोर्स था। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी और अपने बुरे कारनामों के छोटे से छोटे सबूत मिटाने की उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो जो भी पैसे कमाता था वो कमाई अंत में लीगल तरह से कमाई हुई ही निकलती थी। थैंक यू। तेजा की बात सुनकर ध्रुव की भौंवें सिकुड़ जाती हैं और अचानक से ही उसे टेंशन महसूस होने लगती है। यू आर वेलकम मिस्टर गिल। प्लीज संभल कर रहिएगा। अगर आपको किसी भी समय मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कांटेक्ट करिएगा। इतना कहने के बाद तेजा कॉल कट कर देता है और ध्रुव के ही जैसे उसे भी टेंशन महसूस होने लगती है। तेजा जानता था कि उसकी बात सुनने के बाद ध्रुव जरूर ही तेजा से निपटेगा, लेकिन सवाल ये था कि दिल्ली में ऐसे कितने ही लोग हैं जो जग्गा से निपटने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि आज तक जिसने भी ऐसा करने की हिम्मत करी है वो उसमें नाकाम ही रहा है। यहाँ हो क्या रहा है? ये राकेश अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तेजा के साथ फोन पर बात करने के बाद ध्रुव यूनिवर्सिटी से नाइट स्ट्रीट मार्केट जाने की जल्दी में था, लेकिन इससे पहले कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर जा पाता उसे सिक्योरिटी रूम से किसी की चिंताजनक आवाज सुनाई देती है। आमतौर पर सिक्योरिटी रूम में 2 आदमी होते हैं, जिनमें से एक आदमी मोटा था और दूसरा आदमी पतला था। मोटा वाला आदमी बहुत अच्छा था, क्योंकि वो अक्सर ही आधी रात में स्टूडेंट्स के बाहर जाने के लिए दरवाजा खोल देता था और कभी इस बात के बारे में शिकायत भी नहीं करता था। अरे वो जरूर ही एक बार फिर से पानी पीने के लिए चला गया होगा, और उसे आता ही क्या है, वो बाहर बस केवल मटर गश्ती करने के लिए ही तो जाता है। हालांकि ये बात और थी कि वो दोनों जिस भी चीज के बारे में बातें कर रहे थे ध्रुव को उसके बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन जैसे ही ध्रुव यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के बाहर निकला था उसे अपने बगल से तेजी से एक एम्बुलेंस जाती हुई नजर आती है। जिस तेज स्पीड से वो एम्बुलेंस जा रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां पर जरूर ही कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हुई है। पता चलता है कि वो एम्बुलेंस नाइट स्ट्रीट मार्केट की तरफ जा रही है। इसके अलावा नाइट स्ट्रीट मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो रही थी और ये सब देखने के बाद ध्रुव के मन में जो कहीं पर कुछ गलत होने की फीलिंग उठ रही थी वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। हे जरा सुनो, वहाँ पर क्या चल रहा है? भीड़ की तरफ तेजी से जाने के बाद ध्रुव वहां पर मौजूद लोगों से पूछता है। ध्रुव की बात सुनकर उसके सामने खड़ा हुआ लड़का उसकी तरफ देखता है और जिस तरह से वो ध्रुव को देख रहा था उसे देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि वो ध्रुव को बहुत अच्छे से जानता है। दरअसल इस समय में ध्रुव पहले से ही यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी बन चुका था। अब फिर चाहे उसकी वो रेप्यूटेशन अच्छी हो या बुरी। ध्रुव, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, और तुम इतने दिनों तक थे कहाँ? तुम वो सब बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है? जो कुछ भी हो रहा था उसे देखने के बाद ध्रुव अब और भी ज्यादा टेंशन में आ गया था। हुआ तो मालिनी के बारबेक्यू स्टॉल में कुछ है। मैंने सुना है वो राकेश है ना, राकेश, अरे हमारी यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड, उसे किसी ने जहर दे दिया है और अब इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो अभी जिंदा है या नहीं। और तो और वहां पर शायद उस समय 10 और लोग थे जो उसी समय मालिनी के स्टॉल में खाना खा रहे थे। वेल, कहीं तुम और मालिनी कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे हो? वो लड़का ध्रुव को बताता है और उस लड़के की बात सुनकर एक पल के लिए ध्रुव का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ध्रुव को एक पल भी नहीं लगता है ये समझने में कि ये सब कुछ जग्गा का ही किया धरा है। जग्गा के जवाबी हमले की स्पीड ध्रुव ने जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा तेज थी। एक इलीगल बिजनेस, वैसे तो किसी के लिए भी ऐसा कुछ कर पाना मुमकिन था, लेकिन मालिनी के लिए ध्रुव दावे के साथ कह सकता था कि मालिनी के लिए ऐसा कुछ करना तो दूर, ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल था। और उस पर से अभी कुछ समय पहले ही तेजा ने फोन पर ध्रुव से जो कहा था, इन सब के बाद ध्रुव को अब इस बात पर कोई शक नहीं रह गया था कि ये जो कुछ भी हुआ है उन सब के पीछे जग्गा का ही हाथ है और जग्गा ये सब कुछ कर सकता है। तो ध्रुव ये सोच भी नहीं सकता था कि इन सब के बाद जग्गा अभी और किस हद तक जाकर आगे और क्या क्या कर सकता है। मैं जाकर देख कर आता हूँ। इतना कहने के बाद ध्रुव भागता हुआ सीधा मालिनी की स्टॉल की तरफ जाता है। मालिनी के स्टॉल पर पहुंचकर ध्रुव देखता है कि वहां उसके स्टॉल के चारों ओर ऑलरेडी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। चारों तरफ से पुलिस की कार्स और एम्बुलेंसेस की आवाज सुनाई दे रही थी। मालिनी वहां भीड़ के बीचों बीच खड़ी हुई थी और उसका स्टॉल
मेटल की चेन्स के साथ लॉक्ड था। वहीं दूसरी तरफ मालिनी के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और उसके हाथों को उसके पीछे की ओर करे हुए उसे पुलिस की कार की तरफ ले जाया जा रहा था। मालिनी ने पहली ही कुछ दूरी पर ध्रुव को देख लिया था। ध्रुव को वहां देखते ही वो तुरंत ही ना में अपना सिर हिलाकर इशारा करती है कि ध्रुव मालिनी के करीब ना आए। हालांकि ये बात और थी कि मालिनी के मना करने के बावजूद ध्रुव मालिनी की तरफ चला जाता है। मालिनी अपना सिर और भी ज्यादा तेजी से ना में हिलाती है। मालिनी इस समय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है क्योंकि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चाहे वो कितनी ही ज्यादा कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मालिनी सबको बताना चाहती थी कि उसने किसी को भी कोई भी जहर नहीं दिया है। इसके अलावा मालिनी हमेशा ही बहुत ज्यादा सावधान रही थी। भले ही एक बारबेक्यू स्टॉल को मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मालिनी कुछ भी पकाने से पहले हर एक इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छी तरह और सावधानी से चुनती थी। लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड राकेश को देखकर, जिसका शरीर अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था, मालिनी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। डरो मत मालिनी, मैं हूं यहाँ पर। अपनी इस हरकत के लिए जग्गा को मरना ही होगा। ये बहुत ही बेरहम लड़की है। मैं तो यहाँ पर अक्सर इसे सपोर्ट करने के लिए आता था क्योंकि ये एक गूंगी थी, लेकिन जरा देखो तो इसने क्या किया। मैंने भी अभी अभी न्यूज देखी है और न्यूज के हिसाब से जो 7 लोग यहाँ से हॉस्पिटल ले जाए गए हैं वो सब के सब ऑलरेडी मर चुके हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड राकेश भी जिंदा बच पाएगा या नहीं। मालिनी के चारों ओर मौजूद स्टूडेंट्स लगातार उसे ताने देते हुए उसकी बेइज्जती करते जा रहे थे। ध्रुव सभी के क्रिटिसिज्म को ध्यान से सुनता है और उसे समझते देर नहीं लगती है कि ये जरूर ही फूड पॉइजनिंग का किस्सा है। उसी समय जग्गा अपने चेहरे पर बेरहम स्माइल के साथ भीड़ में से बाहर निकल कर आता है। उसके हिसाब से ये जो दांव उसने खेला है वो ध्रुव को पूरी तरह से मात दे देगा। ध्रुव, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत नजर आ रही है। भले ही ये बारबेक्यू स्टॉल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि तुम भी इस स्टॉल का एक हिस्सा हो। तुमने और इस लड़की ने साथ मिलकर ही शुरुआत में इस स्टॉल को खोला था ना? जग्गा ऐसे बात कर रहा था जैसे कि ध्रुव पर भारी पड़ गया है। दौलत के दम पर अगर जग्गा और ध्रुव की काबिलियत का मुकाबला करा जाए तो ध्रुव के पीछे एक अच्छी खासी बड़ी सपोर्ट टीम मौजूद थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि जग्गा का ध्रुव से कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन मुकाबला अगर गंदी और शातिर चालों का इस्तेमाल करने का हो तो ध्रुव तो क्या, कोई भी जग्गा का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी वजह यह थी कि जग्गा को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि उसने कितने सारे लोगों की जान की कुर्बानी दे दी है। जग्गा की बात सुनकर ध्रुव गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध लेता है और आगे कुछ भी नहीं कहता है। ध्रुव, जरा रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स के बारे में सोचो। ऑफ कोर्स अगर अब तुम उन्हें मेरे हवाले कर देते हो तो अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। खैर, मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि ये जो भी कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार मैं हूँ, और जिस इंसान ने इन सभी लोगों को जहर दिया है वो अब मेरे साथ है। लेकिन अगर तुम मुझे रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स की कीमत की 10 गुना ज्यादा कीमत दे देते हो तो मैं तुम्हें इस सारे के सारे किस्से से बचा सकता हूँ। नहीं तो जेल के अंदर बस केवल ये गूंगी लड़की नहीं जाएगी, तुम भी इसका साथ देने के लिए हवालात की हवा खाओगे। और फिर चाहे तुम या तुम्हारा साथ देने वाले लोग कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन फिर भी तुम बच नहीं पाओगे। जग्गा का बदला न सिर्फ तेज था बल्कि वो बेरहम और निर्णायक भी था। रंधावा रियल एस्टेट के 30% शेयर्स की कीमत कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की थी, और अगर उसकी कीमत को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो वही कीमत कम से कम 100,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि ध्रुव के पास इतने पैसे थे और मालिनी को बचाने के लिए वो 1 सेकंड के लिए भी इतनी बड़ी रकम खर्च करने से पहले नहीं सोचेगा। लेकिन जग्गा को ध्रुव के पैसे नहीं चाहिए थे। डायरेक्टर त्यागी, आप जरूर ही मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। हमारा छोटा सा स्टॉल एक लीगल बिजनेस कर रहा है और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि सच बहुत ही जल्द सबके सामने आ जाएगा। लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो, लेकिन मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। मैंने पहले ही लॉयर से बात कर ली है, और चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली के 10 लोगों की जान लेने के बाद तुम किसी भी कीमत पर निर्दोष साबित नहीं हो पाओगे।
ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद भी ये आजमा कर देख सकते हो। जब तक कि इंपीरियल रंधावा एस्टेट के बैंक्वेट को अटेंड करने वाले लोग पुलिस पर प्रेशर डालते रहेंगे, और खास तौर पर अभिमन्यु रहेजा के रहते हुए अगर खुद भगवान भी ध्रुव को बचाने के लिए ऊपर से नीचे आ जाएं, तब भी ध्रुव के पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हर कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर आता है। ध्रुव के एक्सप्रेशंस को देखकर जग्गा थोड़ा हैरान था। वो ये सोचने लग जाता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। क्या उसने ध्रुव के सामने अपनी बात को साफ तरीके से नहीं रखा? पर खैर, जो भी था, जग्गा को चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इस सिचुएशन में भी ध्रुव इतना ज्यादा शांत रह सकता है। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा पैसों से प्यार है। जग्गा, तुम्हारे लिए दिल्ली में इतने सालों तक सर्वाइव कर पाना आसान नहीं रहा होगा। तुमने जितनी भी इलीगल चीजें करी हैं, उन सभी को बहुत ही सफाई से लीगल बनाया गया है। निहाल से तुम्हारे बारे में सभी तरह की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहने के बावजूद उसे तुम्हारी काली करतूतों का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर तुम पढ़े लिखे आदमी नहीं हो और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन गए हो तो उस हिसाब से तुम एक मामूली आदमी भी नहीं हो। लेकिन अफसोस जग्गा, तुमने एक गलती कर दी। एक्चुअली बहुत बड़ी गलती कर दी है, और तुम्हारी वो गलती मुझे अब तंग कर रही है। मैंने तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अफसोस तुम मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हो। ध्रुव की बात सुनकर जग्गा कंफ्यूज्ड हो गया था और अपनी भौं को सिकोड़ते हुए वो ध्रुव की बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसे चाहकर भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव ने ऐसा क्यों कहा। आखिर क्या चल रहा है ध्रुव के दिमाग में जिसके चलते उसने जग्गा से ये बात कही? क्या ध्रुव के पास कोई हुक्म का इक्का है जो जग्गा की बिछाई हुई इस पूरी की पूरी बाजी को पलट कर रख देगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इकलौते ऐसे हो जिसे चालें चलना आता है? चलो, मैं तुम्हारी इस गलत फहमी को अभी इसी वक्त दूर कर देता हूं। शुरू से ही जब तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ निपटने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। मालिनी को तो उसे डिफेंड करने के लिए किसी लॉयर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत जल्द तुम खुद अपने आप ही पुलिस स्टेशन जाओगे ये प्रूव करने के लिए कि मालिनी निर्दोष है। ध्रुव ने अभी अभी जो जग्गा से कहा उसे सुनकर जग्गा हक्का बक्का रह गया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि जग्गा का अब तक जितने भी लोगों से सामना हुआ था, ध्रुव उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। और अब ध्रुव की इस बात ने जग्गा के इस यकीन को और भी कहीं ज्यादा पक्का कर दिया था। तो तुम ये चाहते हो कि मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर मालिनी की बेगुनाही साबित करने की पहल करूं? ध्रुव, तुम बेवकूफ हो क्या, या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूं? हाँ? जग्गा को ध्रुव की बात पूरी तरह से बकवास लग रही थी। आफ्टर ऑल जग्गा एक अंडरग्राउंड फोर्स से था, और इसीलिए ना तो कोई कंपनी और ना ही कोई फाइनेंशियल ग्रुप उसे पैसों से हरा सकता है। लेकिन मैं तुमसे अलग हूं। जानते हो कैसे? क्योंकि तुमने मुझे फंसाने के लिए मेरी पीठ पीछे साजिश रची है। लेकिन मैं पहले ही तुम्हें अपने प्लान के बारे में बता दूंगा, और फिर तुम्हें यह बताऊंगा कि असल में होपलेस होना किसे कहते हैं, क्योंकि अंत में तुम चाहकर भी उस बारे में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतना कहने के बाद ध्रुव अपना फोन उठाता है और निहाल को कॉल करने लगता है। निहाल, अब उन 3000 लोगों को अपना काम करने दो। ध्रुव निहाल से बस केवल यही एक सेंटेंस कहता है, 3000 लोग? जग्गा एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि कहीं उसने ध्रुव की बात गलत तो नहीं सुन ली है। आफ्टर ऑल ध्रुव को क्यों जग्गा के साथ निपटने के लिए 3000 लोगों को इकट्ठा करने की नौबत आ गई? ध्रुव, भले ही मैं एक बहुत ज्यादा बहादुर आदमी नहीं माना जा सकता हूं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में मैंने अच्छे खासे लोगों का सामना किया है। और खैर, जो भी है, ये पहली बार है जब मैं किसी को इस तरह से इतनी बेहुदी डींग मारते हुए सुन रहा हूं। तुमने मुझसे निपटने के लिए 3000 लोगों को इकट्ठा किया है, और वो भी अकेले। एक्सक्यूज मी, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने 3000 लोग इकट्ठा कैसे किए? क्या वो सभी स्टूडेंट्स हैं या किसी मिल के मजदूर? जग्गा को कहीं से भी ध्रुव की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, और इसीलिए वो जोरों से हंस रहा था। आफ्टर ऑल जग्गा इस समय नाइट स्ट्रीट मार्केट में खड़ा हुआ था, और ये पूरा का पूरा इलाका उसका था। और यही वजह थी
कि वो जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव को ऐसा क्यों लगा कि वो जग्गा का मुकाबला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब निहाल को ध्रुव का फोन आता है तो उसके लिए ध्रुव की कही हुई बात किसी रॉयल फैमिली के द्वारा जारी किए गए फरमान से कम नहीं थी। चिंता मत करिए मिस्टर गिल, सब कुछ तैयार है। निहाल के इतना कहने के बाद उसकी तरफ से लोग तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाते हैं, ये महसूस करते हुए कि ध्रुव उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रहा है। जग्गा के चेहरे पर चिंता सी नजर आने लगती है। आफ्टर ऑल, दिल्ली में एक साथ 3000 लोगों को इकट्ठा करना कहीं से भी आसान नहीं था। जग्गा के हिसाब से ध्रुव के लिए इतने कम समय में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कौन सी चालें चल रहे हो। जग्गा फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस पर बंधी हुई अपनी घड़ी को देखता है। 2 घंटों में मालिनी को जेल हो जाएगी, और मालिनी बस केवल गूंगी ही नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यह अनाथ भी है, और इसलिए इसका पुलिस स्टेशन जाना तो इसके लिए 1 वे टिकट के खरीदने के जैसा है। और रही बात तुम्हारी मिस्टर गिल, तो अगर तुम्हें ये लगता है कि लोगों को रोककर तुम्हारा अपने लिए थोड़ा समय लेना और इस शहर में तुम्हारे लोगों का तुम्हें बचाना काम कर जाएगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ऐसा करके तुम खुद अपनी ही कब्र खोद रहे हो। मैंने पुलिस से अभी इसी वक्त तुम्हें अरेस्ट करने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं अभी भी तुम पर थोड़ी दया दिखा रहा था, लेकिन बहुत जल्द यही नाइट स्ट्रीट मार्केट में ही तुम्हारी समाधि बनेगी। लेकिन ध्रुव अभी भी उस जगह को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए वो बस केवल मालिनी के स्टॉल पर बैठा रहता है। ये देखकर कि ध्रुव अभी भी एकदम शांत है, जग्गा को अब और भी ज्यादा शक होना शुरू हो गया था। उसी दौरान नाइट स्ट्रीट मार्केट के बाहर लोगों के बहुत से ग्रुप्स बहुत ही पावरफुल तरीके से आ रहे थे। हालांकि ये बात और थी कि एक ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि हर एक ग्रुप में बस केवल करीब 1 दर्जन लोग ही मौजूद थे, लेकिन ऐसे बहुत से मिलते जुलते लोगों के ग्रुप्स अलग अलग पोजीशंस में फैले हुए थे। ध्रुव कहाँ है? कहाँ है ध्रुव? क्या बकवास है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ध्रुव कहाँ पर है? जो लोग वहां पर आए थे वो सब के सब गुस्से में आग बबूला होते हुए ध्रुव को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन ये लोग नाइट स्ट्रीट मार्केट से नहीं थे, बल्कि उन सभी ने दिल्ली के किसी दूसरे गैंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसका नाम माया गैंग था। जिस पल से उन लोगों ने नाइट स्ट्रीट मार्केट में कदम रखा था, वहां पर मौजूद हर कोई उन्हें लेकर सतर्क हो गया था। नाइट स्ट्रीट मार्केट का लीडर और कोई नहीं बल्कि तेजा था, जो लोगों के उस ग्रुप के सामने खड़े होकर गुस्से में लाल चेहरे के साथ उन्हें देख रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा कि ये तुम्हारा इलाका नहीं है? माया गैंग के लोगों ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और पूरी की पूरी दिल्ली में वो लोग बहुत ज्यादा मशहूर थे। जब तक कि कोई इस एरिया का रहने वाला नहीं होगा, तब तक ऐसा कोई भी नहीं होगा जो माया गैंग को ना जानता हो। माया गैंग की यूनिफॉर्म एक मरून रंग की शर्ट पैंट थी, जिसमें टाइगर और पैंथर की स्किन के पैचेस मौजूद थे, और यही वजह थी कि वो सब के सब बाकी सभी लोगों से अलग नजर आते थे। हम यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। माया गैंग के लोग बेरहम थे, और वो लोग तेजा से बात तक नहीं करना चाहते थे, और यही वजह थी कि अपनी बात कहने के तुरंत बाद वो लोग सीधा नाइट स्ट्रीट मार्केट में चले जाते हैं। इन 10 सालों में जग्गा के लोगों का माया गैंग के लोगों के साथ किसी भी तरह की मुठभेड़ होना तो दूर, उनसे किसी भी तरह का लेना देना तक नहीं था। लेकिन उस दिन माया गैंग के लोग खुद अपनी मर्जी से वहां नाइट स्ट्रीट मार्केट में आए थे, और तो और वो लोग यहाँ पर ध्रुव को ढूंढ रहे हैं। ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं नजर आ रहा था। आखिर ध्रुव ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि माया गैंग के लोगों को उसे ढूंढते हुए यहाँ नाइट स्ट्रीट मार्केट तक आना पड़ा? यही सवाल इस समय सभी के मन में चल रहा था, और चाहकर भी किसी के पास भी उनके इस सवाल का जवाब नहीं था। सच में? लेकिन माया गैंग के लोग इतनी बदतमीजी से क्यों बिहेव कर रहे हैं? तेजा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो माया गैंग के लोगों से शांति से बात करना चाहता था। वैसे भी तेजा को घुमा फिराकर बातें करनी नहीं आती थी, और ना ही माया गैंग के लोगों को। और उसी का नतीजा था कि अगले ही पल माया गैंग का एक आदमी मेटल की एक रॉड से सीधा तेजा के सिर पर वार कर देता है। अपने सिर पर हुए वार से तेजा दर्द में जोरों से चिल्लाता है, और तुरंत ही उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। ओह शिट! तेजा! तेजा का एक आदमी भागते हुए उसकी तरफ आता है। मैंने तुमसे कहा था कि हम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। माया गैंग के लोग अपनी आवाज में बेरहमी के साथ एक बार फिर से कहते हैं, और नाइट स्ट्रीट मार्केट में सीधा कदम रखने से पहले वो लोग किसी भी तरह की कोई दया नहीं दिखाते हैं। माया गैंग के लोगों का यह एटीट्यूड देखकर
जग्गा के लोगों के सब्र का बांध फाइनली टूट गया था। चलो भाई लोगों, चलकर उन्हें नाइट स्ट्रीट मार्केट के अंदर जाने से रोकते हैं। बाढ़ में गया इन्हें रोकना, चलो सीधा इन्हें जान से मार ही डालते हैं। जब लोग तेजी से नाइट स्ट्रीट मार्केट से बाहर निकलने लगे तो देखते ही देखते पूरी स्ट्रीट में भगदड़ मच गई। आसपास मौजूद लोग लड़ाई की आवाजें सुन सकते थे, लेकिन उनमें से किसी की भी उन दो गैंग्स के करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पलक झपकते ही माया गैंग ने दर्जनों लोगं को नाइट स्ट्रीट मार्केट में से मार कर भगा दिया था। तेजा, तुम ठीक तो हो? साले कमीने, उनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी कम काबिलियत के साथ यहाँ नाइट स्ट्रीट मार्केट में आकर मुसीबत खड़ी करने की? उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। माया गैंग के लोग हमारी गैंग के लोगों से कहीं ज्यादा अलग हैं। सच पूछो तो माया गैंग के लोग दिल्ली की असली अंडरग्राउंड फोर्स थी। और रही बात जग्गा की, तो उसका गुजारा तो नाइट स्ट्रीट मार्केट में मौजूद बिजनेसेस में से रेंट इकट्ठा करते हुए हुआ था। और यही वजह थी कि माया गैंग और जग्गा की गैंग के बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे कि एक जंगली शेर और पालतू कुत्तों के बीच होता है। जैसे ही तेजा अपनी बात खत्म करता है, तुरंत ही उसका फोन बजने लगता है। अपने पूरे के पूरे लहूलुहान सिर के साथ तेजा अपना फोन निकालता है और स्पीकर पर रखता है। फोन की दूसरी तरफ से बोलने वाला आदमी नाइट स्ट्रीट मार्केट के बाकी के ब्लॉक्स का इंचार्ज था। तेजा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? माया गैंग के लोग यहाँ पर आ गए हैं और उन लोगों ने यहाँ पर उथल पुथल मचा रखी है। क्या बकवास कर रहे हो? आखिर माया गैंग क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बहुत से आदमी मारे गए हैं। क्या हम पलटकर वार करें? ऑफ कोर्स, हमें पलटकर वार करना ही होगा। हमें माया गैंग को बताना होगा कि नाइट स्ट्रीट मार्केट एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो लोग आकर हमसे पंगा ले सके। बहुत से लोग ये बात जानते थे कि तेजा बहुत ही गर्म दिमाग का आदमी है और ऐसी सिचुएशन में बिना किसी शक के उसका जवाब ऐसे ही कुछ हो सकता है। और इसी तरह से देखते ही देखते पूरे के पूरे नाइट स्ट्रीट मार्केट में दोनों दंगे शुरू हो गए थे। मालिनी के बारबेक्यू स्टॉल के बगल में बैठे जग्गा को भी माया गैंग और उसके लोगों के बीच हो रही मुठभेड़ की हर खबर मिलती है और वो तुरंत ही ध्रुव की तरफ देखता है। ध्रुव गेल, तो ये चाल है तुम्हारी? जग्गा की बात सुनकर ध्रुव कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जग्गा और भी ज्यादा बेरहमी से हंसने लगता है। मुझे तो लगा था तुमने कुछ और प्लान किया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुमने तो माया गैंग के लोगों को बुलाया है। तुम्हें क्या लगता है माया गैंग तुम्हें बचाएगा? अफसोस, अब तो खुद भगवान भी आ जाएं तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। सच में माया गैंग और जग्गा जानी दुश्मन थे। निहाल के सूत्रों से मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दोनों कभी भी पब्लिकली एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, लेकिन फिर भी दोनों बहुत ही करीबी रिश्ता रखते थे और एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते थे। रूफ को और चीजों के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन उसे एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से पता थी। मर्द हमेशा ही एम्बिशियस होते हैं और उस पर से अंडरग्राउंड वर्ल्ड का एक आदमी तो बिना किसी शक के कहीं ज्यादा एम्बिशियस होगा। जग्गा को बस केवल रंधावा रियल एस्टेट ही नहीं चाहिए था, बल्कि जग्गा को पूरी की पूरी दिल्ली पर राज करके जो चाहे वो करने की आजादी चाहिए थी। इस तरफ जग्गा का फोन एक बार फिर से बजता है और इस बार उसे फोन करने वाला आदमी तेजा था। अपने फोन की स्क्रीन पर तेजा का नाम देखकर जग्गा बिना ज्यादा सोचे समझे फोन उठा लेता है। बॉस, आज हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं और सभी दुश्मन माया गैंग से हैं। वो सब के सब ध्रुव को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना हम ध्रुव को ही उनके हवाले कर दें। तेजा की बात का मतलब पूरी तरह से साफ था। अगर ये लड़ाई इसी तरह से चलती रही तो पूरा का पूरा किस्सा बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएगा। लेकिन ध्रुव को माया गैंग के हवाले करना और माया गैंग के सामने सरेंडर करना, जग्गा किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं कर सकता था। अगर माया गैंग के साथ हुई पहली की लड़ाई में जग्गा अपनी हार मान लेता है तो जग्गा का स्टेटस अच्छा खासा गिर जाएगा। और यही वजह थी कि इस लड़ाई में जग्गा को न सिर्फ पलट कर वार करना है, बल्कि उसे ये लड़ाई जीतनी भी है। बॉस, दूसरी तरफ की लीडर रमोना शेट्टी है। अगर उन लोगों का मुकाबला किसी मामूली गैंगस्टर से हो रहा होता तो तेजा कभी भी जग्गा को फोन नहीं लगाता, लेकिन रमोना शेट्टी अलग थी। रमोना शेट्टी एक चालाक लोमड़ी थी, एक ऐसी चालाक लोमड़ी जिसके काम करने का तरीका बहुत बेरहम था। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि माया गैंग के साथ रमोना शेट्टी का रिश्ता बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। अगर रमोना शेट्टी एक कदम बढ़ाएगी तो उसका मतलब यह होगा कि पूरा का पूरा माया गैंग
उसी को फॉलो करेगा। और यही वजह थी कि ये लड़ाई जग्गा को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। रमोना शेट्टी का नाम सुनकर जग्गा के चेहरे पर एक्सप्रेशंस बदल गए थे। माया गैंग के साथ उन लोगों का जो 10 सालों का गतिरोध था, वो क्या उसे बदल देने वाला है? यही सवाल जग्गा के मन में चल रहा था। और फिर अगर पहले की बात होती तो जग्गा इस बात के लिए श्योर नहीं था कि वो माया गैंग के साथ मुठभेड़ करने की हालत में है या नहीं। लेकिन आज बात अलग थी। आज जग्गा के पास रंधावा फैमिली का सपोर्ट था और इसीलिए उन लोगों के साथ मिलकर जग्गा आज अच्छा खासा स्ट्रांग है। रमोना शेट्टी है तो क्या हुआ, है तो वो बस केवल एक औरत ही। एक औरत हम लोगों का क्या बिगाड़ लेगी। चलो आज उन लोगों को दिखा ही देते हैं नाइट स्ट्रीट मार्केट की पावर। जग्गा के ऑर्डर के बाद पूरी नाइट स्ट्रीट मार्केट फिर कहीं से भी शांत और स्थिर नहीं रह गई थी, लेकिन पूरी स्ट्रीट बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई थी। नाइट स्ट्रीट मार्केट की हर एक गली और कोनों से सभी लोकल गैंगस्टर्स जोश के साथ बाहर निकल रहे थे और उस एरिया के पास मौजूद सुनसान बिल्डिंग की तरफ जाने लगे। ध्रुव, किसी भी कीमत पर माया गैंग तुम्हें नहीं बचा सकता है। इस तरफ देखते ही देखते बहुत ही जल्द हजारों लोग उस सुनसान बिल्डिंग के पास इकट्ठा हो जाते हैं। जग्गा की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। रमोना शेट्टी, आज पहले तुम्हारे लोग हमारे इलाके में आए थे और पहले उन्होंने हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। वेल, तुम्हें हम सबको इसका जवाब देना होगा। तेजा अपने चेहरे पर बस केवल एक बैंडेज बांधकर उस बिल्डिंग पर आया था। क्या जवाब चाहिए तुम्हें? तेजा अपनी चारों ओर देखता है और कुछ पलों के लिए डर से कांपने लग जाता है। लोगों का वो ग्रुप जो कुछ पलों पहले तक अकड़ रहा था, वो अचानक से ही घबराने लग जाता है। आखिर वहां पर हो क्या रहा था? दूसरी तरफ जग्गा को एक फोन आता है और फोन की दूसरी तरफ से उसे एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। क्या हो रहा है वहां पर? जग्गा फोन पर दूसरी तरफ मौजूद आदमी की बात सुनता है और उसकी भौवें सिकुड़ जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जग्गा की बात सुनकर ध्रुव को समझते देर नहीं लगती है कि उसका आधा प्लान कामयाब हो गया था और इसलिए वो फिर अपनी सीट पर से खड़ा हो जाता है। जग्गा, मैं जानता हूं कि तुम एक एम्बिशियस आदमी हो, लेकिन दुख की बात है कि इस बार तुमने गलत साइड चुन ली है। तुम चाहते थे कि मालिनी मेरे साथ जेल जाए, है ना? लेकिन इस बार मैं तुम्हें बस केवल जान से नहीं मारूंगा, बल्कि इस बार मैं तुम्हें पलट कर किसी भी तरह की चाल चलने का मौका भी नहीं दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर जग्गा को फाइनली किसी बात का एहसास होना शुरू हो जाता है। कुछ समय पहले उसने जो फोन पर कहा था, उसी की वजह से उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि वो किसी बहुत बड़े जाल में फंस गया है। मिस्टर गिल, आप प्लीज अभी इस वक्त यहाँ से जा सकते हैं। मैं इस बार आपको नहीं रोकूंगा। जग्गा के शब्द और उसकी टोन दोनों ही पहले से पूरी तरह से अलग हो गई थी। उसे आए हुए हर एक फोन कॉल ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। इस पल में जग्गा खुद को एक धर्म संकट में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। जग्गा अच्छे से जानता था कि ध्रुव के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा था। अगर वो माया गैंग के लोगों को वहां पर आने दे सकता है, तो फिर उसके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे वो उन लोगों को वापस जाने के लिए कह सके। इनफैक्ट हो सकता है कि ध्रुव जग्गा को उसकी जिंदगी के शिखर तक पहुंचाने में मदद कर दे। आफ्टर ऑल, माया गैंग हमेशा से ही जग्गा का सबसे पुराना दुश्मन रहा है। दोनों ही साइड्स एक लंबे अरसे से पाली स्ट्रीट के इलाके के लिए एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही थी और दोनों फोर्सेस के बीच में आज तक कभी भी कोई असली मुठभेड़ नहीं हुई थी। और बस केवल इतना ही नहीं, दोनों ही साइड्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर भी नहीं करना चाहती थीं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि जग्गा इस समय डरा हुआ था और उसे चिंता हो रही थी कि माया गैंग के साथ लड़ने का उसका यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा न बन जाए। लेकिन यहीं पर जग्गा के लिए कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सच में? तो तुम अब मुझे यहाँ से जाने दे रहे हो? मैंने सुना था कि नाइट स्ट्रीट मार्केट का ये इलाका तुम्हारा है, इसलिए मैं अगर चाहूं भी तब भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि ध्रुव ने अब अपना प्लान रिवील कर ही दिया था, इसलिए अब वो पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन ध्रुव ने तय कर लिया था कि वो जग्गा को खत्म करके ही रहेगा। उसकी वजह ये थी कि जग्गा अब कहीं से भी पावरफुल नहीं रह गया था। ध्रुव,
मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन ये सब रंधावा फैमिली के प्लान का हिस्सा था, ताकि वो रंधावा रियल एस्टेट को वापस हासिल कर सके। वो लोग ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ताकि वो लोग तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखा सके, और मैं तो बस केवल उनकी मदद कर रहा था। उस एक फोन कॉल की वजह से जग्गा ने हार माननी शुरू कर दी थी, और उसी का नतीजा था कि उसकी आवाज की टोन पहले से पूरी तरह से अलग हो गई थी। एक नौकर बनने के लिए तुम्हें वो कुर्बानी भी देनी होगी जो उस पोजीशन के लायक हो जो तुम हासिल करना चाहते हो। इतना कहने के बाद ध्रुव नाइट स्ट्रीट मार्केट पर मौजूद एक लंबी बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। वो बिल्डिंग ठीक उसी जगह पर थी जहां से ध्रुव कुछ दूरी पर मौजूद उस सुनसान बिल्डिंग की तरफ देख सकता था। ध्रुव को जाता हुआ देखकर जग्गा तुरंत ही अपने दोनों दांतों को भींचते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जग्गा ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसे बस केवल एक कॉलेज स्टूडेंट के सामने सरेंडर करना होगा। ध्रुव, मैंने अच्छे से सोच लिया है, और बहुत सोचने समझने के बाद मैंने रंधावा रियल एस्टेट को तुम्हें वापस लौटाने का फैसला किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं रंधावा फैमिली के साथ निपटने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। और तो और, रंधावा फैमिली के साथ निपटने के लिए तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं दूंगा। ध्रुव के पीछे जाते हुए जग्गा उस लंबी बिल्डिंग की तरफ जाता है और उस सुनसान बिल्डिंग में हो रही सभी चीजों को देखता है जो पूरी तरह से वैसे ही हो रही होती हैं जैसा कि फोन पर उसने सुना था। ऐसा लग रहा था कि जग्गा और उसके लोगों को बेवकूफ बनाकर जाल में फंसाया गया है। जग्गा के लोग बहुत ही ज्यादा जोश के साथ माया गैंग के साथ लड़ना चाहते थे जो उसके इलाके में जबरदस्ती घुसकर आए थे। दोनों फोर्सेस के बीच किसी भी पल लड़ाई शुरू होने वाली थी। वो पूरा का पूरा सीन किसी मूवी सेट के जैसा था जहां पर 1000 से भी ज्यादा लोग उस सुनसान बिल्डिंग में इकट्ठा थे। लेकिन जैसे ही वो लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे, वहां पर पुलिस की फोर्सेस नजर आने लग जाती हैं। उस सुनसान बिल्डिंग के बाहर शील्ड्स के साथ पुलिस मौजूद थी, और यहां तक कि वहां पर स्निपर्स भी मौजूद थे। जगह की साइड से बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा वहां पर पुलिस फोर्सेस मौजूद थीं। और तो और, उन सभी पुलिस फोर्सेस को अभिमन्यु लीड कर रहा था। ध्रुव, मैं हार गया। जग्गा का चेहरा इस समय आंसुओं से भरा हुआ था, और कुछ पलों पहले जो घमंड उसके चेहरे और आवाज में नजर आ रहा था वो सब कहीं गायब हो गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ ध्रुव कि मैं रंधावा फैमिली के साथ निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहने के बाद जग्गा अपना फोन बाहर निकालता है और रंधावा फैमिली के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दिल्ली की पुलिस एक लंबे अरसे से जग्गा को पकड़ना चाहती थी, लेकिन जग्गा अपने हर कारनामे के साथ बहुत ही ज्यादा सावधान था, और यही वजह थी कि पुलिस को चाहकर भी जग्गा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे कि वो जग्गा को दोषी ठहरा सके। लेकिन उस दिन सभी चीजें बदल गई थीं, और जो जग्गा अब तक अक्कड़ के साथ घूम रहा था वो अब ध्रुव के सामने भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। इस तरह की कोई भी बड़ी मुठभेड़ जहां पर हजारों लोग शामिल हों, वहां पर भले ही बहुत ज्यादा लोग ना मारे जाते हों, लेकिन फिर भी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। और ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि इस तरह के दंगे जहां पर हजारों लोग शामिल होते हैं उससे गवर्नमेंट भी सतर्क हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो ये लोग अपने अपने चेहरों पर नफरत के साथ साथ अपने अपने हाथों में चाकू लेकर खड़े हुए थे। ध्रुव प्लीज, मुझे इस बार बचा लो, और इसके बाद आगे से तुम मुझसे जो कुछ भी करने को कहोगे मैं वो करूंगा। जग्गा इस समय बुरी तरह से घबराया हुआ था। उसने ध्रुव के सामने एक छोटी सी चाल चलने की हिम्मत करी थी, ये सोचते हुए कि अगर वो चुपचाप तेज रंधावा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कंपनी के सभी शेयर्स खुद के नाम पर ट्रांसफर कर लेता है, तब फिर वो स्टेटस और पोजीशन में हमेशा ही ध्रुव से आगे रहेगा। लेकिन रमूना शेट्टी के लोगों को मोहरा बनाकर जानबूझकर जग्गा को उकसा दिया था। अपने इलाके में किसी और गैंग को बिना इजाजत के इस तरह से घुसता हुआ देखकर जग्गा गुस्से में आग बबूला हो गया था, और यही वजह थी कि अपनी रेप्यूटेशन की वजह से जग्गा रमूना शेट्टी के लोगों को जीतने नहीं दे सकता था। हालांकि ये बात और थी कि इस बार जग्गा बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गया था, और उसी लापरवाही का ये नतीजा था कि आज जग्गा ध्रुव के सामने भीख मांग रहा था। क्या जग्गा, अगर तुम्हें रंधावा रियल एस्टेट के शेयर्स दे दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? ध्रुव की बात सुनकर जग्गा हैरान रह गया था।
जवाब साफ था, जो कि जाहिर सी बात थी। और केवल इतना ही नहीं, जग्गा ये भी सोचेगा कि ध्रुव कमजोर है, जिसकी वजह से जग्गा ध्रुव के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगा। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? जग्गा की हालत इस समय बहुत बुरी तरह से खराब थी। भले ही अंडरवर्ल्ड में अपने इतने सालों में जग्गा बहुत ही बेरहम लोगों से मिला था, लेकिन उनमें से कोई भी ध्रुव की बेरहमी का 10% भी नहीं था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोग अपनी नफरत और बदले की आग के बावजूद अपने दुश्मनों पर थोड़ी दया दिखा देते हैं। मिस्टर गिल, आई एम रियली सॉरी। जब आप पहली बार दिल्ली आए थे, मुझे तभी पूरे दिल से आपको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जब तक कि आप मुझे एक और मौका दे देते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं मरते दम तक आपकी हर बात मानूंगा और आपका नौकर बनकर रहूंगा। और रही बात आपकी गूंगी दोस्त की, तो आपको उसके बारे में भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ही किसी को भेजा था चुपचाप उसकी बनाई हुई डिशेस में मिलावट करने के लिए, क्योंकि वो अपने बिजनेस के साथ बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए उसने ये सब कुछ होते हुए नोटिस नहीं किया। ध्रुव जग्गा की बात को चुपचाप सुनता रहता है और एक भी शब्द नहीं कहता। वो आदमी दूसरों को जहर देने में एक्सपर्ट है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं तुरंत ही उसे पुलिस स्टेशन भेज दूंगा ताकि वो अपने आप को सरेंडर कर सके। अब से मैं पूरे दिल से मालिनी को अच्छे से ट्रीट करूंगा, बल्कि मैं सारी जिंदगी मालिनी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तैयार हूं। फिर चाहे जग्गा ध्रुव के सामने कितनी ही भीख क्यों ना मांग ले, लेकिन ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशंस अभी भी वैसे के वैसे ही थे। ये शो अब शुरू होने वाला है। जग्गा, क्या तुम श्योर हो कि तुम ध्यान से इस शो को देखना नहीं चाहते हो? अपनी पूरी जिंदगी तुमने इतनी मेहनत से अपने सबसे ज्यादा विश्वसनीय लोगों को इकट्ठा किया है, लेकिन अफसोस आज तुम्हारे यही लोग यहां पर मरने वाले हैं, और वो भी दिल्ली की एक दूसरी बड़ी फोर्स के साथ मुठभेड़ में। ध्रुव उस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि मानो वो इस पूरी की पूरी दुनिया का राजा हो। ये साफ जाहिर हो रहा था कि ध्रुव उसे जान से मारने वाला था। डैम इट, ध्रुव, इतने ज्यादा बेशरम मत बनो। तुम्हें क्या लगता है कि उस बिल्डिंग में बस केवल मेरे ही लोग मौजूद हैं? मुझे डर है कि तुम ये नहीं जानते हो कि रमोना माया गैंग से है। अगर तुम वाकई में पुलिस से मेरे सभी लोगों के साथ साथ माया गैंग के लोगों को भी अरेस्ट करने के लिए कहने वाले हो, तो एक बात समझ लो कि रमोना शेट्टी किसी भी कीमत पर तुम्हें माफ नहीं करेगी। जग्गा ये बात अच्छे से जानता था कि माया गैंग उससे कहीं ज्यादा अलग है। माया गैंग पिछले कुछ सालों से दिल्ली में भले ही नजर नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तो और माया गैंग सबसे ज्यादा बेरहम लोगों में आता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कन्विंस कर लूंगा। इतना कहने के बाद जब ऑलमोस्ट कहानी के आखिरी ट्विस्ट का समय आ जाता है, तब ध्रुव चुटकी बजाता है। उसी दौरान कुछ दूरी पर उस सुनसान बिल्डिंग से भीड़ धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लग जाती है। जब जग्गा ये सब कुछ देखता है, तब हैरानी से उसकी आंखें और ज्यादा से ज्यादा खुली रह जाती हैं और वो अपने हाथों को और भी ज्यादा तेजी से हिलाने लग जाता है। ये इम्पॉसिबल है। ब्लू रंग के कपड़े पहने हुए लोगों का एक ग्रुप उस सुनसान बिल्डिंग से बाहर आता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सभी लोग माया गैंग के नहीं थे, बल्कि वो सब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक ग्रुप था। और तो और उस ग्रुप में 3000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। ये सब देखकर जग्गा हैरानी में ऐसे बुत बन गया था जैसे कि मानो उसे अभी अभी 440 वॉट का कोई झटका लगा हो। क्या यही वो 3000 लोग हैं जिनके बारे में तुमने बात की थी? शिट। जग्गा को लगा था कि ध्रुव ने माया गैंग से 3000 लोग इकट्ठा करे हैं। ये 3000 लोग ये साबित करने के लिए काफी थे कि माया गैंग जग्गा के अगेंस्ट है, और इसीलिए जग्गा के पास पलट कर वार करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। हो सकता है कि फिर जीतने वाला दिल्ली का राजा बन जाए, लेकिन ध्रुव के सभी आदमी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स निकले थे, और इसी तरह से जग्गा ध्रुव के हाथों बेवकूफ बन गया और उसे पता भी नहीं चला। हाँ, ये सब के सब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, और तो और मजे की बात तो ये है कि ये सब के सब रंधावा रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं।
मैंने इन लोगों को यहाँ पर आने के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया है, लेकिन ये सब के सब रंधावा रियल एस्टेट के दुश्मन हैं। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर जग्गा की तरफ पलटता है और अपने चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल ले आता है। तो अब तुम्हारा क्या कहना है जग्गा? क्या अब फाइनली तुम अपनी हार मानने के लिए तैयार हो? 3000 लोग माया गैंग की यूनिफॉर्म पहनकर नाइट स्ट्रीट मार्केट में ध्रुव को ढूंढने के लिए आए थे। जब नाइट स्ट्रीट मार्केट के लोगों ने माया गैंग की यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा था, तो उनका ये लगना लाजमी था कि वो सब के सब माया गैंग के मेंबर्स हैं। और यही वजह थी कि उन लोगों ने तुरंत ही पलटकर वार करना शुरू कर दिया था। ध्रुव का प्लान समझते हुए जग्गा हक्का बक्का रह गया था। कंस्ट्रक्शन साइट में से निकल रहे धुएं को देखते हुए जग्गा को समझते देर नहीं लगती है कि वो सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन अभी भी एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। जग्गा का सभी जोश खत्म हो गया था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा। क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने रमोना शेट्टी को मेरी मदद करने के लिए कन्विंस कैसे किया? ध्रुव की बात सुनकर जग्गा हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। मैं रमोना शेट्टी के पास नहीं गया था, बल्कि रमोना शेट्टी खुद मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आई थी। मैं अच्छे से जानता था कि अगर रमोना शेट्टी खुद यहाँ अपनी मर्जी से आएगी तो वो तुम्हारे लोगों को कन्विंस करने के लिए काफी नहीं होगा कि माया गैंग तुमसे और तुम्हारे आदमियों से लड़ने वाला है, और इसलिए तेजा का तुम्हें धोखा देना आसान होगा। क्या उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जग्गा, मुझे अफसोस है लेकिन ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब क्योंकि तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी, इसलिए मुझे भी तो तुम्हारे अंदर मौजूद सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही थी। 3 साल पहले जब तुमने नाइट स्ट्रीट मार्केट की आखिरी बिल्डिंग को गिराया था, तब शायद तुम्हें यह बात पता नहीं थी, लेकिन उसमें जो लोग मरे थे वो सब के सब तेजा के फैमिली मेंबर्स थे। ये सब कुछ बकवास है। 3 साल पहले? अरे 5 साल पहले तो तेजा ऑलरेडी मेरे लिए काम कर रहा था। हाँ, वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से काम इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि तुम उसकी माँ के पुराने घर पर थोड़ा रहम दिखा दो और उसे छोड़ दो। लेकिन उस हादसे के बाद अगले 3 सालों तक तेजा ने हर एक दिन यही सोचते हुए बिताया है कि वो तुम्हारा अंत किस तरह से करे। पर तुम्हारा बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और तुम जो कुछ भी करते थे उसके पीछे तुम उसका कोई भी नामो निशान नहीं छोड़ते थे। तुम्हें जान से मारकर उसकी नफरत की आग नहीं बुझने वाली थी, और यही वजह थी कि तेजा ने फिर मेरी मदद मांगने की सोची। ध्रुव की बात सुनने के बाद जग्गा का सिर घूमने लगा था। उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जिस समय जग्गा किसी को ध्रुव को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रहा है, उस समय ध्रुव भी जग्गा को स्टॉक कर रहा था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अपने टारगेट पर नजर रखते समय जग्गा बहुत ही ज्यादा लापरवाह था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव काफी पेशेंट था और वो इंतजार कर रहा था जग्गा के उसके जाल में फंसने के लिए। और यही वजह थी कि ध्रुव और जग्गा के प्लान्स के बीच में जमीन आसमान का अंतर था। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे जाल में फंसाया है। ध्रुव से बात करते हुए जग्गा पागलों की जैसे हंसना जारी रखता है, जैसे कि मानो उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया हो। मैं जानता हूं कि कल दिल्ली की सबसे बड़ी खबर यही होगी कि अभिमन्यु रहेजा, जो अभी अभी ही पहली बार दिल्ली आया है, वो एक ही झटके में जग्गा समेत नाइट स्ट्रीट मार्केट की सभी बड़ी फोर्सेस का सफाया करने में कामयाब हो गया। ध्रुव, तुम वाकई में इसमें बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुमने न सिर्फ मेरे गुस्से और घमंड का फायदा उठाया है, बल्कि मेरे और माया गैंग के बीच की नफरत का भी फायदा उठाया है। अंत में तुम्हें मेरे साथ निपटने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। ध्रुव से बात करते समय जग्गा की पूरी बॉडी कांप रही थी। जग्गा के हिसाब से ध्रुव बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जग्गा अच्छे से जानता था कि हर तरफ अब यही न्यूज आएगी, क्योंकि जग्गा ने रंधावा फैमिली का रंधावा रियल एस्टेट टेक ओवर कर लिया था। इसलिए जब कंपनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकी, तब उस कंपनी के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को वायलेंस के द्वारा दबाया गया
और फिर उसके बाद दिन दहाड़े जग्गा ने अपने सभी लोगों को इकट्ठा करा ताकि वो शांति से धरना दे रहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से निपट सके। और ये फिर इस बात को दर्शाएगा कि जग्गा असल में कितना लॉलेस है। जैसे ही जग्गा को सभी बातें समझ में आती हैं, वो पागलों के जैसे गुर्राने लगता है, क्योंकि उसे अपनी आधी जिंदगी इतने सालों की बेइज्जती को बर्दाश्त करने और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड करने में बिता दी थी। लेकिन अब ध्रुव की वजह से वो नाकाम हो गया था। इस समय जग्गा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो किसी भी पल उसका दिमाग फट जाएगा। जग्गा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, और ना ही उसे ये समझ में आ रहा था कि कैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि उसने ध्रुव को उकसा दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने ध्रुव गेल। तुम्हें मेरे साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ में लेकर मरूंगा। इतना कहने के बाद जग्गा फिर अपनी पॉकेट से एक वॉकी टॉकी निकालता है। ध्रुव गेल को जान से मार डालो। ध्रुव ने जग्गा के साथ जो किया था और ध्रुव की वजह से जो धोखा जग्गा को अपनी ही आदमी से मिला था, उस सब ने जग्गा को गुस्से से पागल कर दिया था। और इस समय वो हर कीमत पर ध्रुव को मरा हुआ देखना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। उस दिन जग्गा के आदमियों की बहुत ही भारी हार हुई थी। जग्गा के अंडर मौजूद 5000 आदमियों में से कम आधे आदमी ध्रुव के लिए काम कर रहे थे। पुलिस स्टेशन के लिए इतने सारे लोगों को एक साथ रख पाना इम्पॉसिबल था, और इसीलिए पुलिस का मेन फोकस उनके लीडर को कैद करना था, जग्गा त्यागी, जिसे वो लोग एक लंबे अरसे से कैद करना चाहते थे। उस पूरे ऑपरेशन को अभिमन्यु रहेजा लीड कर रहा था। ऐसे में ध्रुव गिल को जान से मार डालने के अलावा ऐसा और कुछ भी नहीं था जो जग्गा की नफरत की आग को बुझा सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव को मरा हुआ देखना चाहता था। और जैसे ही जग्गा वॉकी टॉकी पर अपनी बात खत्म करता है, नाइट स्ट्रीट मार्केट के बाकी के सभी लोग तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में चले आते हैं जहां पर ध्रुव मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ जग्गा भी मेटल की एक रॉड निकाल लेता है। भाड़ में जाओ ध्रुव। जग्गा जानता था कि जब वहां मौजूद पुलिस फोर्सेस उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगी, तब जग्गा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बात जब चालों की आती है, तब बिना किसी शक के ध्रुव उसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। ध्रुव का दिमाग अलग अलग तरह की अतरंगी चालों से भरा हुआ था, और बस केवल वो ही दूसरों से निपट सकता है। लेकिन उसके साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन बात जब लड़ने की आती है, तब ध्रुव उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। नीचे से आ रही तेज कदमों की आवाजों को सुनकर ध्रुव ये साफ साफ बता सकता था कि वहां पर कम से कम 100 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। और अब तो ध्रुव के लिए अपनी मदद के लिए पुलिस को बुलाने के लिए भी बहुत ज्यादा देर हो गई थी। अपनी बात खत्म करने के बाद जग्गा ने ध्रुव को कुछ भी कहने का कोई मौका नहीं दिया था, बल्कि वो तेजी से ध्रुव की तरफ बढ़ने लग जाता है। जग्गा बिना किसी शक के मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट था, और उसी का नतीजा ये था कि एक ही झटके में जग्गा ध्रुव के सामने खड़ा हुआ था। अगले ही पल जग्गा के हाथ में मौजूद मेटल रॉड ध्रुव के सिर पर लग जाती है। जग्गा ध्रुव का सिर फोड़ने वाला था। ये सोचकर कि वो जीतने वाला है, जग्गा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। लेकिन अभी जग्गा ने स्माइल करना शुरू ही किया था कि तभी अचानक से जग्गा देखता है कि उसके सामने ध्रुव नहीं बल्कि कोई और खड़ा हुआ है। शिट, ये आदमी यहां पर कब आया? जग्गा के मन में यही सवाल चल रहा था। ध्रुव के सामने कोई और खड़ा हुआ था, और वो कोई और नहीं बल्कि जसविंदर था, ध्रुव का बॉडीगार्ड। जसविंदर इतनी तेजी से वहां ध्रुव के सामने आ गया था जैसे कि मानो वो ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट होकर वहां पर आ गया हो। जग्गा की मेटल रॉड सीधे जसविंदर के सिर पर लग जाती है, लेकिन जसविंदर ने उसके अटैक को डॉज तक नहीं करा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेटल की रॉड कहीं से भी जसविंदर को दर्द नहीं पहुंचा रही थी। जसविंदर फिर ध्रुव की तरफ देखता है, जो इस समय पूरी तरह से ठीक खड़ा हुआ था। मिस्टर गिल, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन जसविंदर को आने में देर कैसे हो गई? वो तो एकदम सही समय पर वहां पर आया है ना? यही सवाल जग्गा और ध्रुव दोनों के ही मन में चल रहा था। Damn it! जग्गा जसविंदर की तरफ देखता है, और इस बात का एहसास होने में उसे देर नहीं लगती कि जसविंदर एक ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ जग्गा निपट सकता है। जसविंदर की स्ट्रेंथ किसी ऑर्डिनरी किलर से कम नहीं थी।
तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ किस तरह से खेलूं? मैं तैयार हूं। जसविंदर अपनी गर्दन घुमाता है और उसके हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। जसविंदर को देखकर जग्गा 2 कदम पीछे की तरफ चल देता है। क्या ध्रुव गिल, तुम अपने साथ बस केवल एक ही आदमी को लेकर आए हो? जग्गा के पीछे मौजूद लोग जो ध्रुव को जान से मारना चाहते थे, वो सब के सब मधुमक्खी के झुंड के जैसे थे। तो क्या हुआ अगर ध्रुव के पास उसे सपोर्ट करने के लिए पुलिस फोर्सेस मौजूद हैं? वैसे भी उस सुनसान बिल्डिंग से वहां उस जगह पर आने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हें क्या लगता है? मिस्टर गिल, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको गिल फैमिली पर भी कोई भरोसा नहीं है। एक सोल्जर के तौर पर जसविंदर कई बार बैटलफील्ड में गया था। वो हमेशा ही जिंदगी और मौत की सिचुएशन में फंसा है और यहाँ तक कि वो कई बार ऑलमोस्ट मरते मरते बचा है। और यही वजह थी कि जग्गा जैसे ओपोनेंट की परवाह करना जसविंदर के लिए बहुत ही छोटी बात थी। जैसे ही जसविंदर अपनी बात खत्म करता है, वहां नीचे से लड़ने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। जग्गा नीचे की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि वहां पर तेजा अपने कुछ लोगों के साथ मौजूद है। Damn it! ये पूरी की पूरी बाजी तेजा की वजह से ही पलटी थी। अगर तेजा, जो जग्गा का सबसे इंपॉर्टेंट और विश्वसनीय साथी था, वो जग्गा को धोखा देकर रमोना शेट्टी के साथ नहीं मिल गया होता, तब त्यागी फैमिली के लोग इस बार नाकाम नहीं हुए होते। लेकिन अब किसी भी तरह के पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तेजा इस तरफ चढ़ता हुआ टॉप फ्लोर पर आता है और ध्रुव की तरफ देखता है। मिस्टर गिल, क्या आप इस आदमी को मेरे हवाले कर सकते हैं? एक आउटसाइडर के तौर पर ध्रुव चाहकर भी तेजा और जग्गा के बीच की दुश्मनी को नहीं समझ सकता था। लेकिन वो जानता था कि तेजा एक मर्द है और वो अपने खुद के तरीके से जग्गा से बदला लेना चाहता है, और इसीलिए ध्रुव को जग्गा को तेजा के हवाले करने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। इतना कहने के बाद ध्रुव वहां से चला जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? गुस्से में गुर्राते हुए जग्गा फिर तेजी से तेजा की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तेजा बस केवल अपना सिर हिला देता है। उस समय उसका कोई भी जवाब देना शायद जरूरी नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी कि तेजा किसी भी कीमत पर जग्गा पर कोई भी दया नहीं दिखाने वाला था। इस दिन का उसने बरसों से इंतजार किया था, और अब जब वो दिन आ गया है तो तेजा जग्गा से अपने सभी पुराने हिसाब चुकता करने वाला था। ध्रुव के बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही नाइट स्ट्रीट मार्केट के लोगों का एक और ग्रुप आ जाता है। वो लोग रंधावा फैमिली से थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि इस बार रंधावा फैमिली ध्रुव से निपटने के लिए नहीं आई थी, और तो और देवेंद्र रंधावा खुद पर्सनली वहां पर आया था। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, घबराहट में उसके हाथ कांपने लगे थे। ये आदमी आखिर है क्या चीज? देवेंद्र को ये तो समझ में आ गया था कि जग्गा के साथ निपटने के लिए ध्रुव अभिमन्यु रहेजा की मदद लेने के लिए गया था, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि ध्रुव हजारों की तादाद में पुलिस फोर्सेस को इकट्ठा करने में कामयाब हो गया था, जहां पर हर कोई हथियारों से लदालद था, और ऐसा करना बिना किसी शक के कहीं से भी आसान काम नहीं था। ध्रुव की तरफ जाते हुए देवेंद्र रंधावा निराशा में एक गहरी सांस लेते हुए अपना सिर हिलाता है और नाइट स्ट्रीट मार्केट की तरफ देखता है। जग्गा, तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गिल के अगेंस्ट जाने की? मिस्टर रंधावा, मैं पर्सनली रंधावा रियल एस्टेट को आपको ऑफर करूंगा। इतना कहने के बाद देवेंद्र रंधावा ध्रुव को ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है और फिर अपने पीछे खड़े हुए अपने लोगों की तरफ देखता है। तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जाओ और जाकर हमारे माननीय दोस्त मालिनी जी की बेल कराओ और उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो। जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा वो रंधावा फैमिली का दुश्मन होगा। देवेंद्र रंधावा के इतना कहते ही उसके पीछे खड़ी ऑडी कार्स की लाइन तुरंत ही पुलिस स्टेशन की तरफ जाना शुरू कर देती है। अगर इस समय बात की जाए कि अथॉरिटी किसके पास है, तो उसका जवाब साफ है कि ध्रुव ही वो इंसान है जिसके पास इस समय सबसे ज्यादा अथॉरिटी है। बात जब सिचुएशन का फायदा उठाने की आती है तो देवेंद्र रंधावा उसमें बहुत ही ज्यादा माहिर था, और यही वजह थी कि जग्गा की बर्बादी ने ध्रुव को लेकर देवेंद्र रंधावा के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया था।
ध्रुव के पास भले ही कोई भी अंडरग्राउंड फोर्सेस मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसी भी और के मुकाबले अंडरग्राउंड फोर्सेस से निपटने में कहीं ज्यादा बेहतर था। आपको अभी इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब देवेंद्र रंधावा ध्रुव को इतना शांत देखता है तब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। हालांकि ये बात और थी कि अगले ही पल देवेंद्र रंधावा की ये सोच बदल जाती है। क्योंकि इसके बाद मैं जिससे निपटूंगा वो आप होंगे। वैसे भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं अपना हिसाब चुकता करना चाहता हूं, और उस लिस्ट में अगला नंबर आपका है। ध्रुव की बात सुनकर कुछ समय के लिए देवेंद्र रंधावा की बोलती बंद हो गई थी। मिस्टर गिल, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन ध्रुव देवेंद्र रंधावा की बातों को नजरअंदाज कर देता है और नाइट स्ट्रीट मार्केट के बाहर देखता है, और वहां पर उसे लाल रंग के कपड़े पहनी एक लड़की अपनी ओर आती हुई नजर आती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रमोना शेट्टी थी। रमोना शेट्टी ने उस दिन लाल रंग के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसके खूबसूरत लाल रंग के होंठ और उसका सुडॉल फिगर उसकी पर्सनालिटी के सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स थे। ध्रुव चलता हुआ रमोना शेट्टी की तरफ जाता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए वो चाहकर भी अपने थूक का घूंट पिए रह नहीं पाता है। रमोना शेट्टी वाकई में एक लोमड़ी थी, एक खूबसूरत चालाक लोमड़ी। ध्रुव के करीब आते ही रमोना शेट्टी उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखती है। तो डूड, क्या लगता है तुम्हें, आज रात मैंने जो एक्टिंग की, क्या वो ठीक थी? साफ नजर आ रहा था कि रमोना शेट्टी ध्रुव के साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसकी बॉडी की हल्की महक किसी गुलाब की जैसी थी जो ध्रुव के दिमाग में चढ़ रही थी। ठीक नहीं थी बल्कि परफेक्ट थी। ध्रुव रमोना शेट्टी की तारीफ करता है और ध्रुव की बात सुनकर रमोना शेट्टी अपने होठों से पाउच बना लेती है। रमोना ऑलरेडी अपने 20s में थी, लेकिन फिर भी वो इस समय किसी छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। अगर इतनी ही परफेक्ट थी तो चलो मुझे कुछ रिवॉर्ड्स देकर मुझे खुश कर दो। ओह नो, रमोना शेट्टी बहुत ही सेडक्टिव तरीके से ध्रुव के गालों पर अपनी उंगलियां फहराती है और ये देखकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दीदी, आप मुझसे कुछ साल बड़ी हैं, तो फिर आप मुझसे इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं? आप बेस्ट हैं। ध्रुव बहुत ही मुश्किल से किसी तरह से रमोना शेट्टी की तारीफ में ये शब्द निकालता है। हालांकि ये बात और थी कि रमोना शेट्टी इसमें संतुष्ट नहीं हुई थी। ये काफी नहीं है। कितने भोले और स्वीट हो तुम। क्यों ना आज रात तुम मेरे कमरे में आओ और फिर मैं तुम्हें सिखाऊं कि एक लड़की को कैसे खुश किया जाता है। ध्रुव से इतना कहते हुए रमोना शेट्टी के नाजुक और खूबसूरत हाथ फिर धीरे धीरे ध्रुव की कमर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रमोना शेट्टी की इस हरकत को देखकर ध्रुव वाकई में हक्का बक्का रह गया था। लोगों के साथ फ्लर्ट करके उन्हें सेड्यूस करने की रमोना शेट्टी की एक काबिलियत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से ध्रुव का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो कि रमोना शेट्टी की तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक सकता हो, और ध्रुव भी आखिर है तो एक मर्द ही। आखिर कैसे और कब तक वो खुद को रमोना शेट्टी की तरफ अट्रैक्ट होने से रोक पाएगा? अगर ऐसा है तो फिर आज रात मैं आपको डिनर के लिए लेकर जाऊंगा। ध्रुव को नर्वस होता हुआ देखकर रमोना शेट्टी हल्का सा हंस देती है और ध्रुव नोटिस करता है कि उसकी स्माइल बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव और प्यारी है। ठीक है, लेकिन मुझे बस केवल एक डिनर नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद रमोना शेट्टी ध्रुव की तरफ देखकर आंख मारती है और फिर वो अपनी जीप में बैठकर नाइट स्ट्रीट मार्केट से चली जाती है। रमोना शेट्टी के वहां से जाने के बाद ही कुछ समय के बाद पुलिस वहां नाइट स्ट्रीट मार्केट में पहुंच जाती है और जिनके साथ कुछ लोकल पुलिसमैन भी मौजूद थे। वो दिन वाकई में एक ऐसा दिन था जब दिल्ली में न्यूज की बाहर आ गई थी। शाम को रमोना शेट्टी अपनी जीप को ड्राइव करते हुए एक विला पहुंचती है। ये विला सूरज की तरफ फेस करते हुए था और उसकी लाइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके अलावा उस विला के आसपास बहुत ज्यादा पेड़ पौधे भी मौजूद नहीं थे। आमतौर पर उस विला की देखरेख एक हाउसकीपर के द्वारा की जाती थी। रमोना शेट्टी विला का दरवाजा खोलती है और तुरंत ही
उसे एहसास हो जाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। लिविंग रूम के सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था, शिखर गुलाटी। लेकिन शिखर गुलाटी इस समय वहां पर क्या कर रहा है, यही सवाल इस समय रमोना शेट्टी के मन में चल रहा था। और बस केवल इतना ही नहीं, शिखर गुलाटी के चारों ओर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। खैर, रमोना शेट्टी अपने चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल के साथ शिखर गुलाटी को ग्रीट करती है। मिस्टर गुलाटी, आप यहाँ? शिखर गुलाटी को ग्रीट करने के बाद रमोना फिर अपनी हाई हील्स को जमीन पर फेंकती है और शिखर गुलाटी की तरफ जाने लगती है। मिस्टर गुलाटी, आप थक गए हैं क्या? क्या मैं आपको मसाज दे दूं? जैसे ही रमोना शेट्टी शिखर गुलाटी के कंधे पर अपना हाथ रखती है, वहां पर एक थप्पड़ की आवाज सुनाई देने लगती है। अगले ही पल रमोना शेट्टी के चेहरे पर, जो कुछ समय पहले तक दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था, वहां पर हाथ का एक पंजा छपा हुआ नजर आने लगता है। शिखर गुलाटी की इस हरकत को देखकर रमोना शेट्टी हैरान हो गई थी और ऐसे खड़ी हो गई थी जैसे कि मानो वो कोई बुत बन गई हो। मिस्टर गुलाटी, मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया? रमोना शेट्टी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज तुमने क्या किया है? शिखर गुलाटी कभी कभी ही वहां पर आता था, लेकिन उस दिन उसे बोलना ही पड़ा। मिस्टर गुलाटी, आपका मतलब है कि मैंने? शिखर गुलाटी को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर रमोना शेट्टी वाकई में बहुत ज्यादा डर गई थी। जग्गा के ऑपोजिट शिखर गुलाटी एक बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और बेरहम इंसान था। अगर कोई भी उसे गुस्सा दिलाता है तो उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। रमोना, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, है ना? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि आज जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक जाल था? शिखर गुलाटी की बात सुनकर रमोना शेट्टी की हिम्मत भी नहीं होती है कि वो इस बात से मना करे कि उसने ध्रुव की मदद की है। मिस्टर गुलाटी, मैं उस लड़के को सिड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो ये सब कुछ आपके ही भले के लिए कर रही हूँ। जग्गा हमेशा से ही आपका दुश्मन रहा है, इसलिए ये अच्छी बात नहीं थी कि सही मौका मिलते ही उससे छुटकारा पा लिया जाए। रमोना शेट्टी शिखर गुलाटी को जवाब देती है और रमोना शेट्टी की बात सुनकर शिखर गुलाटी उसे गुस्से में घूर कर देखता है। बहाने बनाना बंद करो। अगर मुझे जग्गा से छुटकारा ही पाना होता तो क्या उसके लिए मुझे किसी और की जरूरत पड़ती? लेकिन अभी जो ये तुम कर रही हो उसकी वजह से दिल्ली पुलिस का ध्यान हमारी तरफ आ गया है। तुमने वाकई में मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है रमोना, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही ये काम कर लो। इतना कहने के बाद शिखर गुलाटी फिर एक खंजर रमोना शेट्टी की तरफ फेंक देता है। इस तरफ दिल्ली शहर के BTN न्यूज चैनल पर और इस समय की सबसे बड़ी खबर रंधावा रियल एस्टेट के तेज रंधावा के सुसाइड केस की है। सूत्रों की माने तो तेज रंधावा ने मरने से पहले सबसे छिपकर कंपनी के 30% शेयर्स जग्गा त्यागी को ट्रांसफर करे थे। इन सब के बाद अब जग्गा त्यागी रंधावा रियल एस्टेट का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। हालांकि ये बात और है कि तेज रंधावा अपने पीछे कर्जे की जो एक बड़ी रकम छोड़ गए हैं, उसका भुगतान भी अब जग्गा त्यागी को ही करना होगा। इसके अलावा आज रंधावा रियल एस्टेट की एक सुनसान पड़ी बिल्डिंग में एक बहुत ही बड़ी मुठभेड़ हुई है। गनीमत की बात है कि पुलिस को पहले से ही इस मुठभेड़ की खबर मिल गई थी और इसलिए वो वक्त रहते वहां पहुंचकर जग्गा के आदमियों को अरेस्ट करने में कामयाब हो गई थी। ताजा जानकारी के लिए आइए चलते हैं नाइट स्ट्रीट मार्केट की तरफ। उसके बाद न्यूज चैनल पर फिर नाइट स्ट्रीट मार्केट का नजारा नजर आने लगता है। वहां नाइट स्ट्रीट मार्केट पर इस समय बहुत ही ज्यादा चहल पहल मौजूद थी। वहां पर मौजूद सभी सड़कों और गलियों में सभी पुलिस वाले मौजूद थे। आराम से एक एक करके रजिस्टर कराइए, चिंता मत करिए। चाहे जग्गा ने जिस भी तरह से आप लोगों की प्रॉपर्टीज क्यों ना हड़पी हो, लेकिन हम आपको पूरी तरह से इंसाफ दिलाएंगे। सब कुछ कानून के हिसाब से होगा, चिंता मत करिए। चाहे जग्गा कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। आज चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन आज हम उसे उसके गुनाहों की सजा देकर रहेंगे। जो पुलिस वाला पुलिस की कार के सामने खड़ा होकर सभी सिविलियंस का स्टेटमेंट ले रहा था, वो उन सभी को तसल्ली देने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाकी के पुलिस वाले उस आदमी को मिनरल वाटर पकड़ा रहे थे जो सबका स्टेटमेंट ले रहा था।
आधे घंटे तक काम करने के बाद जो पुलिस वाला सबके स्टेटमेंट्स ले रहा था, वो फाइनली अपने माथे से पसीना पोंछता है। आज तो हालत ही खराब हो गई है। एक तो इतनी ज्यादा उमस है। कल थोड़ी बारिश तो हुई थी, लेकिन वो बारिश इस गर्मी को खत्म करने के लिए काफी नहीं थी। उसके बगल में एक फीमेल पुलिस वाली खड़ी हुई थी, जो उस मेल पुलिस वाले की बात सुनकर अपनी आंखें रोल करती है। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम थक गए हो? तुम्हें पता है कि जिस आदमी ने जग्गा की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी है, वो इस समय कितना थका हुआ है? उस आदमी ने तो किसी भी चीज के बारे में शिकायत तक नहीं की। ये बात तो तुमने सही कही। पता नहीं कौन सी पुलिस एकेडमी ने इस तरह के अंडरकवर एजेंट को ट्रेन किया है। वो आदमी न सिर्फ हमारा रोल मॉडल है, बल्कि एक हीरो भी है। उस मेल पुलिस वाले की बातें सुनकर उस फीमेल पुलिस वाली की भौएं सिकुड़ जाती हैं और उसके खूबसूरत चेहरे पर शक की रेखाएं नजर आने लगती हैं। इस बात को लेकर वो भी बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, लेकिन दुख की बात ये थी कि एक लंबे समय तक इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद वो चाह कर भी ये पता नहीं लगा पाई थी कि वो आदमी कौन था जिसने जग्गा की इंफॉर्मेशन पुलिस को दी थी।